आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आईएमएफ के बाद वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को धकाधक कर्ज देकर बन गए हैं मजाक। तूफान में फंसे विमान की मदद करने से भी पीछे हटा पाकिस्तान। ज्योति मल्होत्रा पर भारी पड़ी दानिश की एक मेहरबानी। 1 करोड़ का इनामी नक्सली बसवराज एनकाउंटर में ढेर। वक्फ के नाम कौम को गुमराह कर रहे मुस्लिम नेता। एक तरफ पाकिस्तान वाली और दूसरी तरफ भारत वाली। ज्योति मल्होत्रा से ज्यादा हैरान करने वाली है जासूस हारून की कहानी। गाजा के 20 लाख निवासियों पर अकाल का खतरा, नहीं रुक रहे इजराइल के हमले। अमेरिका में संकट, फिर क्यों बाजार में आई तेजी। केसरी वीर हमीरजी गोहिल की सच्ची कहानी। आरसीबी और पंजाब की लगी लॉटरी, प्लेऑफ से पहले हुआ बड़ा खेल। आईएमएफ के बाद अब विश्व बैंक भी पाकिस्तान को कर्ज देने की तैयारी में है। आतंकी मुल्क को लगातार कर्ज देकर ये वैश्विक संस्थाएं मजाक बनकर रह गई हैं। इनकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। भारत की चिंता यह है कि पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय सहायता का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए किया जा सकता है। यही कारण है कि भारत वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को मिलने वाली फंडिंग का विरोध करेगा। साथ ही भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए भी प्रयास कर रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक वित्तीय अपराध निगरानी संस्था एफएटीएफ से संपर्क करने वाला है। भारत चाहता है कि एफएटीएफ पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल करे। इस साल जनवरी में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को अगले 10 सालों में $20 अरब का कर्ज देने का समझौता किया था। यह कर्ज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और निजी क्षेत्र के विकास जैसे मुद्दों पर दिया जाना है। भारत पाकिस्तान को विश्व बैंक से मिलने वाले पैसे का विरोध करेगा। भारत का कहना है कि पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेकर हथियार खरीदता है। श्रीनगर में इंडिगो के विमान की आपात लैंडिंग के बारे में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बयान जारी कर पूरे वाकये की जानकारी दी। विमानन नियामक ने बताया है कि 21 मई 2025 को इंडिगो A321 नियो विमान VTIMD ने उड़ान संख्या 6E2142 दिल्ली से श्रीनगर के बीच संचालित की गई। FL 360 पर उड़ान भरते समय विमान पठानकोट के पास ओलावृष्टि और गंभीर टर्बुलेंस के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। चालक दल के बयान के अनुसार उन्होंने मार्ग पर खराब मौसम के कारण भारतीय वायुसेना के उत्तरी नियंत्रण से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाईं ओर जाने की अनुमति मांगी। हालांकि उन्हें मंजूरी नहीं दी गई। बाद में चालक दल ने खराब मौसम से बचने के लिए लाहौर से उनके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। पाकिस्तानी खुफिया विमान के अधिकारियों से संपर्क रखने और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। गुरुवार को हिसार जिला कोर्ट ने ज्योति की रिमांड अवधि बढ़ाते हुए उसे 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। ज्योति ने 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की और वीजा सहित वहां उसके रहने सहने का इंतजाम पाकिस्तानी उच्चायोग के उस अधिकारी ने किया था, जिसे भारत ने जासूसी के मामले में 13 मई को देश से निष्कासित किया। ज्योति के लिए इतना सब कुछ करने वाले उस अधिकारी का नाम है एहसान उर रहमान उर्फ दानिश। दानिश दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का एजेंट भी है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद भारत ने उसे जासूसी के मामले में देश से निष्कासित कर दिया था। दानिश ही वह शख्स है जिसे ज्योति पहली बार मिली और उसके जाल में फंसती चली गई। नक्सलवाद भारत के कई राज्यों में एक गंभीर चुनौती बना हुआ है, जिसमें विशेष रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल है। हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन चलाए हैं, जिनमें कई बड़े नक्सली कमांडर या तो मारे गए या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।
हाल ही में 21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में हुए एक बड़े एनकाउंटर में नक्सली संगठन भाकपा के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज को मार गिराया गया, जिस पर कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपए का इनाम था। हालांकि माडवी हिडमा जैसे कई अन्य खूंखार नक्सली अभी भी फरार है और सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। यूपी बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने वक्फ संशोधन कानून के पक्ष में दलील दी है। उन्होंने कहा है कि वक्फ का जिक्र कुरान में नहीं है, अल्लाह ने इसको लेकर कोई हुक्म नहीं दिया और ना ही इस बारे में कोई संदेश दिया। वक्फ इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। मोहसिन रजा ने आगे कहा है कि मौलवी नुमा मुस्लिम धर्मगुरु कहे जाने वाले कुछ नेता पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि यही लोग वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर बैठे हैं। वक्फ अल्लाह के नाम पर नहीं बल्कि बंदों के नाम पर दान दी हुई चीज है। वही वक्फ को अल्लाह की दी हुई चीज बताने पर मोहसिन रजा ने कहा है कि पता नहीं लोग कैसे अपनी तरफ से इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। हद तो तब हो गई जब इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए और वहां दलीलें दे रहे हैं। असल में हकीकत ये है कि ये लोग वक्फ को अल्लाह की देन बताकर उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। ये लोग वक्फ प्रॉपर्टी से किसी गरीब का वेलफेयर नहीं होने देना चाहते हैं। 4 साल पहले यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जब पाकिस्तान गई थी और वहां से लौटकर भारत के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई थी, तो पूरे देश में हड़कंप मच गया था। लेकिन अब जो कहानी सामने आई है वह उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि इस बार आरोपी की पाकिस्तानी कनेक्शन वाली पत्नी तो पहले से ही वहां थी। सीलमपुर के ब्लॉक में रहने वाले हारून को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। उस पर देश से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजने का आरोप है। लेकिन यह कहानी सिर्फ हारून तक सीमित नहीं है, इसकी परछाई उसके पूरे परिवार पर पड़ चुकी है। हारून की मां और भाई ने बताया है कि उसका पाकिस्तान से रिश्ता नहीं है बल्कि पारिवारिक है। हारून की मां ने भावुक लहजे में कहा है कि उसकी पाकिस्तानी बीवी हमारी ही बुआ की बेटी है। जानकारी के मुताबिक हारून की पत्नी पाकिस्तान के पंजाब गुजरावाला में रहती है और उसने अपने पहले पति से तलाक लेने के बाद हारून से शादी की थी। वहीं दिल्ली में हारून की एक और पत्नी रहती है, शबाना परवीन, जिससे हारून के 3 बच्चे हैं। शबाना को 4 साल पहले ही हारून की दूसरी पत्नी के बारे में पता चला था। वह तब से खामोश थी, लेकिन अब जब पूरा मामला उजागर हुआ है तो वह सदमे में है। गाजा में बीती रात इजरायली हवाई हमले में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई। नासिर अल अक्सा और अल अहली अस्पतालों के अनुसार दक्षिणी शहर खान यूनिस में हुए हमलों में कम से कम 10, दीर अल बलहा में 4 और जबालिया शरणार्थी शिविरों में 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के शव इन अस्पतालों में लाए गए थे। इजराइल अपने हालिया हमले के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से बढ़ती आलोचना का सामना कर रहा है। उस पर भयावह मानवीय संकट के बीच गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इजराइल ने लगभग 3 महीने से गाजा में नाकेबंदी कर रखी है। इजराइल के आक्रमण बढ़ने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी के बीच ये हमले हुए हैं। इससे पहले गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों में बुधवार को कम से कम 82 लोग मारे गए थे। भारतीय शेयर बाजार में कल गिरावट आई थी, लेकिन आज बाजार में शानदार तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स 911 अंक चढ़कर कारोबार कर रहा था, तो वहीं निफ्टी में 290 अंकों की उछाल आई। बैंक निफ्टी भी 450 अंक से ज्यादा ऊपर कारोबार कर रही थी। RIL के शेयर 1.37% चढ़े। इसके अलावा HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI जैसे बैंकिंग शेयरों में भी उछाल दिख रहा है। BSE के टॉप 30 शेयरों में से 28 शेयर तगड़े उछाल पर थे। सबसे ज्यादा तेजी ITC कंपनी के शेयर में थी। यह शेयर करीब 3% चढ़कर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा जोमैटो, इन्फोसिस, पावर ग्रिड के शेयरों में भी उछाल दिखाई दिया, जबकि सन फार्मा के शेयरों में करीब 3% की गिरावट रही। वहीं टाटा मोटर्स मामूली गिरावट पर कारोबार कर रहे थे। भारत के सिनेमाघरों में आज शुक्रवार को केसरी वीर को रिलीज किया गया। फिल्म समीक्षक इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस फिल्म की चर्चा हो रही है।
फिल्म में सूरज पंचोली, सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय जैसे बड़े एक्टर हैं। लेकिन यहाँ हम फिल्म की नहीं बल्कि उस किरदार पर बात करेंगे जिसे भले ही कम लोग जानते हैं, लेकिन उसका शौर्य अद्भुत था। 16 साल की उम्र में ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी चर्चा 400 साल बाद भी हो रही है। ये कौन थे और इनका भारत के लिए क्या योगदान रहा है, चलिए बताते हैं। भारत के सिनेमा घरों में जिस केसरी वीर को आज रिलीज किया गया है, दरअसल ये कहानी है एक वीर योद्धा हमीरजी गोहिल की, जो गुजरात में पैदा हुए। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जब सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए हमला किया तो 16 साल की उम्र में हमीरजी गोहिल ने पूरे बहादुरी से इसका मुकाबला किया था, जिसके बाद आज हर तरफ उनकी चर्चा होती है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का लीग स्टेज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और प्लेऑफ में पहुंचने वाली 4 टीमें तय हो गई हैं। गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस ने टॉप 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि अब टॉप 2 में खत्म करने की जंग तेज हो गई है, जिसमें आरसीबी और पंजाब किंग्स के पास बड़ा मौका है। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम को बड़ा झटका लगा है। लीग स्टेज में अब तक की स्थिति के अनुसार गुजरात टाइटंस पॉइंट टेबल में सबसे आगे है। वह 13 मैचों में 9 जीत और 18 अंकों के साथ टॉप पर है और उनका नेट रन रेट +0.602 है। दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स दोनों 12 मैचों में 8 जीत और 17 अंकों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। आरसीबी का नेट रन रेट +0.482 है, जबकि पंजाब किंग्स का +0.389 और मुंबई इंडियंस 13 मैचों में 8 जीत और 16 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। उसका नेट रन रेट +1.292 सबसे बेहतर है।